ठीक है सर। एक सवाल मेरा अजय सर आपसे रहेगा। अभी मुकेश सर ने भी कहा था कि लोग मोस्टली पीक इन्वेस्टिंग करते हैं, जब कोई एसेट क्लास जो है अपने पीक पर पहुंच जाता है तब इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू करते हैं, खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि उनकी नजर में आता ही तब है वो, जबकि करना उन्हें उल्टा चाहिए। मतलब साफ तौर पर देखिए डिप बाइंग काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब एसेट क्लास कोई नीचे है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तब इन्वेस्ट करें। लेकिन अजय सर थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, जैसे जनवरी में गोल्ड और सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, अब क्या ये जो फेज चल रहा है उसके बाद से इसी को डिप समझे, इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कोई करना चाहता है तो कर दे, सिल्वर में खास करके? मार्केट अभी डीप है नहीं है। एक कहावत भी है कि एक ही पांव से ना नदी के गहराई को नहीं मापना चाहिए। देखिए इसके लिए इंडिया में सेबी ने, रेगुलेटर ने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है हमारे पास अवेलेबल। आप ये काम उन पे छोड़िए, बिकॉज आप एक समझिए कि लिनियरली आप सोना चांदी लेके बैठ जाइए, हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। क्यों? लंबे समय के लिए चीजें है। शेयर बाजार में अगर लॉन्ग टर्म ले रहे तो पैसा बनेगा ही बनेगा। लेकिन जब हम लोग असेट क्लास रोटेशन करते हैं, तब आपके पास उसकी जानकारी पूरी तरह से, आज हम सब बाजार में जाते हैं, टमाटर भी खरीदते हैं तो 2 बार देख कर लेते हैं। तो अभी तो आप एक फंड उठा रहे हो, तो बेटर है कि जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो इसका डिसीजन ले और उसके हिसाब से। और सेकेंडली, कभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी डीप आ गया, नहीं, इसके पीछे आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट क्या। आज भी हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में तनाव कंटिन्यू बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन के नंबर्स हम कल आते हुए देखिए, जो 3.8 से 4.2 है, वहां पे बढ़ोतरी है। कच्चा तेल बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये जितने भी फैक्टर्स है, ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए अभी भी। ज्यादा देखिए, जो करेक्शन आने थे वो ऑलमोस्ट हमने आते हुए देखिए, जैसे मैंने उम्मीद भी की थी। करंट लेवल से मुझे लगता है यस, थोड़े बहुत और गिरावट मार्केट में देखने मिल सकता है। बट आप मान के चलिए 2,20,000 2,15,000 का जो रेंज है, इस रेंज से मुझे लगता है कि मैक्सिमम डाउन साइड ज्यादा नहीं लग रहा है। 2,20,000 तक का लेवल लग रहा है। 2,20,000 के आसपास यहाँ पर डाउन साइड आ सकता है चांदी में, अजय सर का ये कहना यहाँ पर है। चलिए एक बार चांदी के भाव यहाँ पर देखिए, ऊपरी स्तर से अभी कितना कितना यहाँ पर गिर चुका है। 29 जनवरी की बात करें, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, 4,20,048 रुपये प्रति किलो चांदी यहाँ पर पहुँच गई थी। आज के अगर भाव की अगर बात करें तो इसने 2,30,000 का डे लो यहाँ पर छुआ है, और अभी फिलहाल 2,35,000 के आसपास शायद ये ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हाँ, 2,34,000 के आसपास अभी चांदी यहाँ पर ट्रेड होती हुई दिख रही है। सर, अभी जिन निवेशकों ने ऊंचे स्तरों पर वैसे अगर सिल्वर एटीएफ जैसे खरीदा था और आज अगर वो नुकसान में है, तो इस समय उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पर? मुकेश सर। देखिए, अगर आप मेरे से पूछे रणनीति क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो व्यू बनाना बहुत जरूरी कि सिल्वर का आउटलुक कैसा है। क्योंकि कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें एक फंडामेंटल व्यू बनाना चाहिए कि ये चीज आगे बढ़ने का स्कोप है, नहीं है, या गिर सकती है। क्योंकि उसके बाद ही आप स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि फिलहाल सिल्वर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए, जो ईरान की जो क्राइसिस चल रही है, ईरान यूएस की क्राइसिस, इससे जो है एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जो देश जिनके पास क्रूड नहीं है, एनर्जी नहीं है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कि इंडिया एनर्जी डेफिशिएंट इकोनॉमी है, जितनी भी एशियन कंट्रीज है वहां एनर्जी की प्रॉब्लम है, तो हम एनर्जी ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इस क्राइसिस के बाद कंट्रीज को क्या समझ में आ रहा है, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान, की हमें हमारी डिपेंडेंसी जो है एनर्जी में कम करनी है, जो नॉन रेन्यूएबल एनर्जी है जैसे क्रूड वगैरह में कम करना है, और हमें रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। रेन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये है कि भाई आप सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार में, मेरे को लगता है वहां फोकस आएगा। और सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार जो है, वहां पे सिल्वर का अच्छा खासा यूज होता है। तो मेरे को लगता है सिल्वर की डिमांड जो है बनी रहेगी। और क्योंकि अभी टाइम करेक्शन हुआ, जैसे आपने दिखाया 45% करेक्शन है, तो अच्छा लेवल लग रहा है। अब कितना नीचे जाएगा शॉर्ट टर्म में तो कहना किसी को नहीं पता, बट लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अच्छा लग रहा है। अब जैसे आपने एक सवाल पूछा कि भाई जिन्होंने पीक में इन्वेस्ट किया, जो लॉस में बैठे हैं, उन निवेशकों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं उन निवेशकों को यह कहना चाहूंगा कि आप गलती ना करें उसे इस समय बेच के, क्योंकि इस समय अगर आप बेच दोगे तो वो जो नोशनल लॉस आपको दिख रहा है वो परमानेंट बन जाएगा। उम्मीद ये है कि लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगा, तो आपके लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये कि आप पैनिक ना करें और उसे जो है आप होल्ड करें। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आपका जो टाइम होराइजन है वो लंबा होना चाहिए, क्योंकि मेरे को लगता है सिल्वर ऐसा नहीं है 1-2 साल का प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होगा, 4-5 साल का टाइम होराइजन है।
तो वो अच्छा है। और उसमें एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैक्स से ज्यादा 2, 3 या 5% तक सिल्वर कर सकते हैं। तो अगर ये स्ट्रैटेजीज रखेंगे, मेरे को लगता है लॉस बुक ना करें, होल्ड करें, और अगर टाइम होराइजन लंबा है तो आप कंफर्टेबल हैं। सर अजय सर, वैसे इसमें अगर आप क्या रणनीति एक तरह से सुझाना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी होल्ड कर रखा हुआ है, क्या उनको एवरेज भी यहाँ पर करना चाहिए इन केस अगर थोड़ा सा उनको लॉस अगर अभी यहाँ पर हो रहा है और प्रॉफिट में आने के चक्कर में थोड़ा सा वो क्या अभी एवरेज कर सकते हैं? अजय सर। वैसे भी मैं बोलता हूँ एसआईपी का फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान है। और 4 लाख वाली चीज अगर 2,50,000 के नीचे मिलती है, अभी तो 2,30 ही है, तो मुझे तो बहुत ही बेहतरीन है। बट हाँ, एक चीज समझिए कि चांदी अब खाली गोल्ड को ट्रैक नहीं करती, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल है, 56% इंडस्ट्री में यूज होता है। टाइमिंग हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से इंडस्ट्रियल ऑप्टिक थोड़ा सा हम दबाव आते हुए देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया 2,20 2,10 का एक लेवल मान के चलता हूँ मैं। तो अगर कोई भी आदमी यहाँ से अगर 3 महीने में अगर फेस वैल्यू में अगर लेता है, मैं बोलता हूँ थोड़ी बहुत अभी जैसे इन्फ्लेशन बढ़े हैं तो गिरावट और बढ़ सकती है, क्योंकि रेट हाइक यूएस में पॉसिबल है। तो लेट से 2 लाख भी आते हैं, तो अगले 3 महीने में अगर रिक्वायरमेंट करते हैं और अगले 2 साल का व्यू लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है चांदी फिर से 5.5 से 6 लाख तक का लेवल दिखा सकती है। इसका कारण भी है कि आज आप देखिए कि ग्लोबल मार्केट में डी डॉलराइजेशन एक बड़ा टर्म है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉलर की प्रभुता धीरे धीरे कम हो रही है। अब उसके अगेंस्ट जब तक कोई नहीं आता, गोल्ड विल बी राइजिंग, एंड गोल्ड बढ़ेगा तो चांदी को भी उसका बेनिफिट मिलता दिखा देगा। 50 साल पहले जब लड़ाई होती थी तो हम तेल के लिए लड़ाई करते थे, बट अब हम डिजिटल युग में आगे कॉपर और सिल्वर एक ऐसी क्रिटिकल मेटल है जिसकी लड़ाई होती। तो आई थिंक आने वाले टाइम में हम कहीं ना कहीं चांदी का उपयोग और बढ़ते हुए देखेंगे, और इसी की वजह से भाव में कंटिन्यू तेजी चलेगी। तो आई थिंक आराम से अगला 2-3 महीना बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यहाँ पे आप फिजिकल लीजिए, डिजिटल लीजिए, बट एटलीस्ट चांदी लेके चलिए आपके पोर्टफोलियो में। जो पहले हम पैसिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे 5% लोग देखते थे, मेरा मानना है बी एग्रेसिव इन बुलियन राइट नाउ, जहाँ पे 18-20% तक का भी एलोकेशन या आपके रिस्क एपेटाइट को देखते हुए आप फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके उसमें निवेश कीजिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि कम से कम चांदी डबल नहीं ट्रिपल होने के चांसेस है अगले 2.5-3 सालों में, फंडामेंटल को देखते हुए। ठीक है, तो बी एग्रेसिव इन बुलियन। और जो सर आपने बोला ना कि 5.5 और 6 लाख वाले लेवल फिर से टच कर सकती है चांदी, मैंने बोल्ड लेटर्स में सर यहाँ पे लिख लिया। इस पेज को मैं फोल्ड करके जो है तकिए के नीचे रख के सो जाऊंगी। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग जो है आज ये करने वाले हैं। ये चीज मत कीजिए, आप तकिए में लिख कर मत दीजिए, आप चांदी लेके रखिए ताकि ना जब हो गए तो आप भी उस चीज को वो तो मैंने सर लेके रख रखी है, तभी इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि 5.5-6 लाख हो जाए। खैर, कुछ दर्शकों की तरफ रुख करेंगे, 2-3 सवाल पिक कर लेते हैं फटाफट से। मुकेश सर के लिए भी सवाल आए हुए हैं, अजय सर आपके लिए भी आए हुए हैं। बहुत सारे दर्शक हैं। मिथिलेश दुरानी जी जुड़ गए हैं। मिथिलेश जी, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, आज उसको हम मुकेश सर के साथ डिस्कस करेंगे, आप बने रहिए शो में। चलिए पहले सवाल लेते हैं। मयूर मंगल का कह रहे हैं, क्या सिल्वर खरीदने का सही मौका है? अजय सर आपकी एक फटाफट से टिप्पणी इस पे। मुझे लगता है यस, बहुत अच्छा मौका है, बट थोड़ा ध्यान रखिए अभी भी हम लोग जो पिछले 3 दिनों से गिरावट देख रहे हैं, तो अभी तक ये थमा नहीं है। तो अगर आप 2,20 और 2 लाख के बीच में धीरे धीरे फेज बैनर में लेते हो, तो अगले महीना 1.5 महीना एक बेहतरीन मौका रहेगा चांदी को लेने के लिए। हायर साइड पे जैसे मैंने बताया, मेरा व्यू अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन आपका व्यू जब भी आप ये लो तो 2 महीना 6 महीना साल भर के लिए नहीं, आप कम से कम 2-2.5 साल का व्यू लेके चलिए, आराम से आपको 5.5-6 लाख रुपए के भाव भी आते हैं। ठीक है, 2 से 2.5 साल का व्यू लेके चलना है। मुकेश सर के पास सर एक हमारे व्यूअर हैं, कह रहे हैं हेलो, मैं टाटा के गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी करता हूं, मुझे इनका रेशो कितना रखना चाहिए? मुकेश सर। देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर के जो डायनेमिक फंड आजकल मिक्स फंड मार्केट में आए हुए हैं वो काफी अच्छे हैं, और इसका फायदा ये होता है कि हर फंड की अलग स्ट्रैटेजी होती है। कुछ में फिक्स वेटेज होता है गोल्ड का, गोल्ड एंड सिल्वर का, किसी में डायनेमिक वाला भी होता है कि फंड मैनेजर अपने लेवल पे चेंज कर रहा है, जब उसे अच्छा लग रहा है तो वो खरीद लेता है, जब गिर रहा है तो बढ़ा लेता है। नाउ टाटा का मेरे को पता नहीं कि उसमें वो डायनेमिक एलोकेशन करता है कि नहीं करता है। वो रिलेटिवली न्यूअर फंड है जो मार्केट में माइक्रो मोतीलाल, एडलवाइज और मिरे के हैं। मेरे को उनमें जो इस समय गोल्ड एंड सिल्वर में जो सबसे अच्छा फंड लगता है वो मिरे का गोल्ड एंड सिल्वर फंड अच्छा लगता है। मिरे गोल्ड एंड सिल्वर में खासियत ये है कि वो डायनेमिक एलोकेशन करता है। वो सिल्वर में उसे अगर सिल्वर अच्छा लगेगा तो वो 100% भी कर सकता है, और अच्छा नहीं लगेगा तो 0 भी कर सकता है। क्योंकि सिल्वर, देखिए मैं बताता हूं, सिल्वर एक बहुत ही एग्रेसिव कमोडिटी है, बहुत ही वोलेटाइल कमोडिटी है। वो सिल्वर से ज्यादा, इक्विटी से ज्यादा वोलेटाइल है।
मेरे को लगता है अगर आप उसकी वोलेटिलिटी देखोगे तो वो स्मॉल कैप माइक्रो कैप से ज्यादा उसकी वोलेटिलिटी होगी, क्योंकि चढ़ता है तो बहुत ज्यादा चढ़ता है, गिरता भी बहुत जल्दी गिरता है। इसमें बाइंग टाइमिंग करना बहुत जरूरी होता है और सेलिंग भी राइट टाइम में करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि सिल्वर कमोडिटीज में आपको टैक्स भी एंगल देखना पड़ता है, क्योंकि अगर 2 साल पूरे नहीं हुए होते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है, 33% तक टैक्स देना पड़ सकता है। वहीं पे डायनामिक फंड में क्या होता है, जैसे मेरे के गोल्ड एंड सिल्वर में फंड मैनेजर अगर सिल्वर काफी ज्यादा चढ़ गया तो आपके बिहाफ में डायनेमिकली प्रॉफिट बुक कर देगा और आपको टैक्स उस दौरान नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल बाद बेचोगे तो 12.5 का ही टैक्स देना पड़ेगा। तो सवाल का जवाब ये, टाटा का मैं नहीं देख पा रहा हूं कि डायनेमिक है नहीं है। अगर डायनेमिक है तो अच्छा है, अगर डायनेमिक नहीं है तो मिरर वाला आप प्रेफर करें। ठीक है, तो मतलब टाटा से बाहर निकल के मेरा है कि गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड में या फिर ईटीएफ में आप जा सकते हैं। एक सवाल और लेके अजय सर के पास चलेंगे, उसके बाद अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रशांत जायसवाल करके एक हमारे व्यूअर है, यूट्यूब पर ही सवाल भेजा है। अजय सर, आपसे जानना चाहते हैं कि यूरोपियन और जापान के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने वाले हैं, इसका गोल्ड और सिल्वर पर क्या असर पड़ेगा अगर वो बढ़ाते हैं तो? सर, क्या इफेक्ट जो है, अगर ऐसी खबर आती है अगले कुछ टाइम में हमें सुनने को मिलती है, तो फिर गोल्ड सिल्वर कैसे रिएक्ट करेंगे? इनफैक्ट सर, फेड की भी अगले हफ्ते बैठक होनी है, उसको भी जोड़ते हुए क्या लग रहा है? 2 साल पहले जब ये रैली स्टार्ट हुई थी तब हमने देखा था कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद थी कि रेट कट्स होगी और रेट कट्स की वजह से मार्केट में हमने ये रैली बनती हुई देखी है। लेकिन अब जिस ढंग से कच्चे तेल में 55-60% की तेजी आई है, ये इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। जो रिसेंट डेटा 3.8 से 4.2 आया और अभी भी लग रहा है कि ये बढ़ के 4.4 भी दिखा सकता है। उसी के चलते हमने देखा जो पहले रेट कट की पॉसिबिलिटी वो अब पॉज पे आ चुकी है और अब दिसंबर की प्रोबेबिलिटी रेट हाइक हो सकती है यूएस में। साथ में ईसीबी की तो आज ही रेट हाइक होनी है 0.25 से। बैंक ऑफ जापान हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, आरबीआई, सभी रेट हाइक है। और जब भी रेट हाइक होता है तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए टेम्पररी सोने चांदी के लिए नेगेटिव बन जाता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन इसी तरीके से बढ़ता रहता है तो लंबी तेजी के आसार भी बन जाते हैं, जैसे हमने 2008-9 में देखे थे और कहीं ना कहीं 2022-23 में देखे थे। तो मुझे लगता है टेम्पररी हो सकता है कि जो रेट हाइक है उसकी पॉसिबिलिटी के चलते सोने और चांदी में गिरावट बढ़े। बट ध्यान रखिए, कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो ऊंचे रेट की दरों पे वो ग्रो नहीं कर सकता। और जैसे ही वापस ये रेट कट सिनेरियो स्टार्ट होता है तो गोल्ड में एक आउट परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ा बनता है। इसी के लिए मैं अगले 2.5-3 साल में मैं देख रहा हूँ कि कोई भी इकोनॉमी को पटरी पे लाना है तो रेट कट साइकिल तो वापस स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट क्वार्टर के बाद 2027 से। तो वो एक लंबी तेजी का आगाज करेगा। बट टाइमिंग यस, रेट हाइक होता है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव है।